हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसएफ के एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बड़े ही ब्रीफ तरीके से और बड़े ही नॉर्मल एग्जाम्पलों के साथ और 2 एग्जाम्पल्स के साथ हमने पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर को समझा था कि हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम किसी को कब एडवाइस नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम कब एडवाइस करेंगे, जब हमारा रेट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा होगा, ज़्यादा आ रहा होगा। मतलब जहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वहाँ से हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं जहाँ से हमने पैसे उठाए हैं। माना आपने कहीं से 10% पे पैसे लिए हैं और जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको वहाँ से 12% हो रहा है, तो आपका 2% चलो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो जा रहा है। पर इन केस आपने कहीं से 10% पे उठा लिया, पर आपने आगे जहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से आपको 6% मिल रहे हैं, तो फिर आप किसी को एडवाइस नहीं करोगे कि हाँ भाई आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फॉलो करो। वैसे क्या होता है, हमने पढ़ा है कि डेट इशू करने से रिस्क बढ़ता है, तो पर एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम फुलफिल करेंगे तो डेट बढ़ने से हमारा फ़ायदा होगा, ना ही रिस्क बढ़ेगा। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को हमने बल्कि ब्रीफली अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो जिस बच्चों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि वीडियो में ये हमने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ा था। ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था जिसमें हमें रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिल रहा था, तो हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी चालू था। पर फिर जब हमने सेकेंड एग्जाम्पल अपना हल वो सॉल्व किया तो इसमें हमें क्या मिला कि रेट ऑन इन्वेस्टमेंट कम था, तो इसलिए हमें यहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। आज पढ़ेंगे आपके लिए सबसे मेन, हमें यहाँ पे टॉप टिप दे रखी है आपको जो आप समझना है। उससे पहले टॉप टिप से पहले आपको एक यहाँ पे एक चीज़ है, देखो। इन सच केसेस द यूज़ ऑफ डेट रिड्यूस द ईपीएस। जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे, क्या कह रखा है इस केस में, किस केस में, जब आपको लगे कि आप जब डेट का यूज़ कर रहे हो ना भाई, तो फिर आपको क्या हो रहा है, घटा दे रहा है। क्या कर रहा है मेन, ये घटा दे रहा है किसको, हमारे अर्निंग पर शेयर को। तब भाई आप किसी को भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं एडवाइस करोगे। क्या बोला इसने, जैसे आपको ये लगे कि भाई जो जैसे जैसे हम डेट बढ़ाएंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर कम होगा, तो उस केस में जो हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है ना, वो अनएडवाइसेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इवन इन केस ऑफ कंपनी एक्स लिमिटेड, देखो जो हमने एक्स लिमिटेड कंपनी पढ़ा था उसमें लिखा है रैकर्स यूज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज एन इंक्रीज इन डेट में एनहांस द ईपीएस बट ऑल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। ये बता रहा है जो हमने पॉइंट ऑफ व्यू पर समझा था आपको। टॉप टिप क्या है आपके, बोलो पहले। टॉप टिप में देखो ध्यान से, एक मिनट, हाँ। टॉप टिप में हमें कह रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस अफेक्ट बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करी थी, फिलहाल यहाँ पे हमने इसको टॉप टिप के रूप में दे रखा है। तो कह रखा है जैसे जैसे आप ये बढ़ाओगे, कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ाओगे बिजनेस का, तो ये आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी और फाइनेंशियल रिस्क को भी अफेक्ट करेगी। आइडियली अ कंपनी मस्ट चूज दैट रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन विच मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। तो हमारा हमने पढ़ा था, हमारी सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था बिजनेस स्टडीज़ के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें हमने पढ़ा था मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है चाहे कोई भी फैसले ले, कुछ भी काम करे, उसके मेन दिमाग में चलना चाहिए हमारे मैक्सिमाइज करना है किसको, शेयर होल्डर की वेल्थ को, ठीक है। उसके बाद द डेट इक्विटी मिक्स डेट अचीव्स इट द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। जो डेट इक्विटी होता है ये मिक्स होना चाहिए किसका, कैपिटल स्ट्रक्चर में जो मिक्स होते हैं, किसका, डेट और इक्विटी का। अ कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ऑप्टिमम व्हेन द proportion of debt and equity is such that it result in an increase in the price of the equity share। हम कब कहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा अच्छा है या ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं हम उसका, जब हमारा इंक्रीज होगा किसमें, प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। मतलब प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज होने का मतलब ही है कि शेयर होल्डर वेल्थ का इंक्रीज होना। इन अदर वर्ड्स, ठीक है ना, ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एम्फेसाइज ऑन इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ। मतलब कोई भी डिसीजन लो उसमें मेन क्या होना चाहिए, मोटिव शेयर होल्डर का वेल्थ होना चाहिए। तो इस टॉप टिप से हम क्या समझे कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मूला लगा भी रहे हो ना कि हमें कमाना है, तो मेन क्या होना चाहिए, हमारी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए। मेन मोटिव हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे चूजिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को। क्या कहते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अफेक्ट कर सकते हैं हम कि कैपिटल स्ट्रक्चर चुने या ना चुने। कैपिटल स्ट्रक्चर चुनने या उसका ना चुनने का मतलब क्या है कि आप देखो यहाँ पे इसमें बोला चूजिंग करना किसका, वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो आप कब कैपिटल स्ट्रक्चर चुनेंगे, इसका मतलब ये कह रहा है कि आप डेब्ट कब बढ़ाना चाहेंगे या डेट कब कम करना चाहेंगे, या इक्विटी कब बढ़ाना चाहेंगे या इक्विटी कब कम करना चाहेंगे। इसे कहते हैं ट्रेडिंग करना, किसके ऊपर, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर करना। तो सबसे पहला फैक्टर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में मैं कह सकता हूँ आपको, वो आपको जो पढ़ना है वो है रिस्क कंसीडरेशन। क्या है वो आपका, रिस्क कंसीडरेशन। इस टॉपिक को आप स्टार डाल लें, ठीक है।
तो यूज़ ऑफ मोर डेट, आप जितना जितना ज़्यादा डेट इंक्रीज करेंगे, द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ बिजनेस, फाइनेंशियल रिस्क रेफर टू अ पोजीशन व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, एग्जांपल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रीफरेंस डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या कर रहा है। क्या रखा है, अगर आप डेट इंक्रीज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ाता है, जैसे मैं कहा था पढ़ रखा है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक ऐसी पोजीशन जब कंपनी जो हो अनेबल हो अपने फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को पूरा करने में। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है, मैंने कहा आपके घर पे फाइनेंशियल रिस्क चल रही है, इसका मतलब क्या है, आप अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हो। जो आपके फिक्स खर्चे हैं, मतलब आपको रूम का रेंट दे करना है, आपको अपने बच्चे की फीस पे करनी है, आप वो पूरे नहीं कर पा रहे हो, उसे ही कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ऐसे कंपनी के लिए भी होता है, वो जैसे जैसे डेट बढ़ा रही होती है ना, वैसे डेट पे हमें क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर मान लो हमारी कमाई ना हो रही हो तो ये तो हमारे लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे क्या रखी है, ठीक है। आगे, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिस्क, अगर फाइनेंशियल रिस्क से थोड़ी हट के बात करें तो लिखते हैं एवरी बिजनेस हैज़ सम ऑपरेटिंग रिस्क। कुछ ना कुछ हर फर्म का क्या होता है, बिजनेस रिस्क होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का दूसरा नाम ही क्या होता है कि आप रिस्क ले रहे हो। भाई बिजनेस कभी बूम पे, कभी डिप्रेशन पे, कभी प्रॉफिट में, कभी लॉस में, कभी इंसॉल्वेंसी में, कभी सरप्लस में, तो ये बिजनेस के साथ होता रहता है, ठीक है ना। तो बिजनेस रिस्क डिपेंड अपन फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल है, मैंने कहा था ना ये फैक्टर में किस में पढ़ा था, और याद करो, और जो बच्चों को याद आ जाए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट्स वाला हमने कहाँ पे पढ़ा था। ये किसी का फैक्टर और, ठीक है ना। एग्जाम्पल, बिल्डिंग रेंट देना, इंश्योरेंस प्रीमियम देना, सैलरी एटसेट्रा देना, ये सब क्या होता है, हायर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आपकी हायर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तब कॉस्ट रिजल्ट इन हायर बिजनेस रिस्क एंड वाइस वर्सा। क्या रखा है, अगर आपकी हायर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब आपके वैसे ही बहुत खर्चे हैं महीने के जो आपको देने पड़ते हैं फिक्स, तो आपको इंटरेस्ट भी तो फिक्स देना पड़ता है। आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपने जिसको उधार ले रखा है वो बंदा आपके घर पे आ जाएगा आपसे इंटरेस्ट मांगने के लिए अपने डेट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क और बढ़ जाएगा। तो इस केस में कहता है कि और बिजनेस रिस्क बढ़ा देता है, क्या करना कि अगर आप ज़्यादा डेट लेके आ रहे हैं तो द टोटल रिस्क डिपेंड्स अपन द बिजनेस रिस्क एंड द फाइनेंशियल रिस्क। जो टोटल रिस्क होता है डिपेंड किस पे होता है, बिजनेस रिस्क पे होता है डिपेंड, पहला, और दूसरा किस पे होता है, फाइनेंशियल रिस्क पे होता है। इफ़ अ फर्म बिजनेस रिस्क इज लोअर, अगर फर्म का जो बिजनेस है ना वो रिस्क क्या है, कम है, तो इट्स कैपेसिटी टू यूज डेट इज हायर एंड वाइस वर्सा। वही सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हैं। सेकंड में आते हैं, आई होप आपको फर्स्ट समझ में आया होगा। इसमें क्या बोल रखा है इसने, ठीक है, जैसे हम डेट बढ़ाते हैं तो भाई और खर्चे बढ़ते हैं, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ता है हमारा। सेकंड में कॉस्ट ऑफ डेट, वही कॉस्ट ऑफ डेट मतलब जो आप डेट उधार लेके आओ ना, तो आपको उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और उस इंटरेस्ट रेट को ही हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है। कॉस्ट ऑफ डेट किसे कहते हैं, आप जो पैसा लेके आते हो आपको उस पर कुछ पैसा देना पड़ता है, उसे कहते हैं कॉस्ट क्या है डेट की। कहीं आप 1000 रुपये लेके आओ, आपको 1000 रुपये पे हर महीने 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अ फर्म एबिलिटी टू बोरो, एक जो फर्म एबिलिटी टू बोरो एट अ लोअर रेट इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेट। क्या रखा है यहाँ पे, एक फर्म की एबिलिटी होती है उधार लेने की, क्या करना, एट अ लोअर रेट इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेट। अगर आपको कोई कम इंटरेस्ट पे डेट दे रहा है तो आप ज़्यादा डेट लोगे ना, 10 मोर डेट कैन बी यूज इफ डेट कैन बी रेज एट अ लोअर रेट। तो क्या रखा है, आप ज़्यादा पैसा कम मांगोगे। मैं कहा आप अगर मार्केट में गए, पहले आप बैंक पे गए, आपने कहा चलो मैं बैंक पे चलता हूँ, बैंक थोड़ा ट्रस्टी सा है, तो मैं आप पे बैंक पे गए, तो बैंक से आपने कहा मेरे को यार 20 लाख की ज़रूरत है, तो बैंक ने कहा ठीक है अभी लो, पर मुझे 20 लाख पे आपसे चाहिए भाई 14% का इंटरेस्ट। ऐसा आपको फर्म किसने कह दिया, बैंक ने कह दिया। तो आप बैंक से फिर बाहर निकले थोड़ा सोच समझने के लिए, जब तक बाहर आप आए, जैसे आप बाहर आओगे, देखो हाँ ब्लैक समझ आते हैं, आप जैसे ही मान लो बाहर आए तो आपको कौन दिख गया, आपका एक पुराना दोस्त दिख गया, ठीक है, माना आपका पुराना दोस्त दिख गया। तो इसने कहा यार मैं तो खूब पैसे कमा रहा हूँ, तो मेरे से पैसे ले ले। तो आपने कहा कितने, तो कह रहा है मैं दे भाई तेरे को 10 लाख रुपए पे ना 4% पे दूंगा। तो आपने कहा तो मेरा फ़ायदा हो रहा है और मेरे को तो बड़ा सस्ता मिल रहा है, और क्या पता मेरे को बाद में मिले या ना मिले। तो आपने इससे कहा ना आपको जो देखो कितने की उस टाइम आपको जो थी उस टाइम वहाँ पे कितने रुपए की, 20 लाख की, पर आपको ऐसा लगा कि आपका दोस्त आपको बड़े सस्ते में दे रहा है, ऐसा कर दे। ऐसा कोई मार्केट में बंदा नहीं जो आपको इस रेट पे क्या कर दे, प्रोवाइड कर दे। तो आपने इससे रेस कर दिया कितने रुपए का, चल मेरे को तो 40 लाख रुपए दे दे, कहे तो मेरे को चल 40 लाख रुपए दे दे। और इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आपने 40 लाख की डिमांड क्यों करी, क्योंकि आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट था ना, जो आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट आएगा वो क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया,
क्या होगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे कम हो गया। तो आपने क्या करा, अपना डेट का रेट ही बढ़ा लिया। कॉस्ट कम होने से, खर्चा कम आने से उधार लेने पे आपने खर्चे को ही बढ़ा दिया, और ये चीज़ होगी। ठीक है ना। अक्सर होता है ना अगर कि बाज़ार में अगर कोई सब्जी सस्ती हो जाती है तो लोग ज़्यादा फालतू लेके आ जाते हैं, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। अगला है टैक्स रेट। क्या है, टैक्स रेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये रखा है, सिंस इंटरेस्ट ऑन डेट इज़ अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। कलर चेंज करके बात करते हैं। तो देखा, जब तक इंटरेस्ट जो डेट था वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है। आपने टीडीएस पढ़ा होगा, जिस बच्चों ने डिवेंचर कर रहे होंगे जो, ठीक है ना। टीडीएस, टैक्स डिडक्टिबल ऑन सोर्स, ठीक है ना। टैक्स काट लेती है गवर्नमेंट। अब क्या होता है, आपने प्रॉफिट कमाया, आप सबको डिविडेंड दोगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन सबके पास थोड़ा जाएगी कि मेरे को लाओ डिविडेंड, लाओ डिविडेंड लाओ। तो गवर्नमेंट एक काम करती है ना, देने से पहले ही पैसे काट लेती है, आपसे पैसे काट लेगी। तो आप जो पैसा जो दे रहे होते हो ना डिविडेंड को, हमेशा क्या देते हो आप, अर्निंग आफ्टर टैक्स देते हो। अभी भी हमने ऊपर को एग्जाम्पल में पढ़ा था, हमने अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है। मतलब गवर्नमेंट पहले से अपने पैसा ले चुकी है, साइड हो चुकी है पैसा लेके, उसके बाद आपने अपने उनको शेयर होल्डर का बांटा है, डिविडेंड बांटा है। ठीक है, तो आपने उसके बाद उनको शेयर होल्डर का दिया, डिविडेंड दिया है। आते हैं यहाँ पे, सिंस इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय द टैक्स रेट। हायर टैक्स रेट मेक्स डेट रिलेटिवली चीपर एंड हेंस मोर डेट कैन बी यूज। क्या कह रखा है, अगर आप हायर टैक्स रेट है मतलब मेक्स डेट रिलेटिवली चीपर एंड हेंस मोर डेट कैन बी यूज। अब इस वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको मैंने इसलिए एग्जांपल दे रखा है क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में और आपको इसको ग्रैब करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल पेस्ट कर रखा है, उस एग्जांपल से समझते हैं। क्या रखा है कि जब आप उधार ले रहे हैं कितना, 10%, तो आपको टैक्स रेट कितना देना पड़ रहा है, 30%। मीन्स डेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज ओनली 7%। देखा क्या हुआ इसने, आपने उधार लिया 10%, तो आपको उस पर टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 30% देना पड़ रहा है। तो मीन्स डेट जब आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितना आएगा, सिर्फ 7% आएगा, तो होगा ना हमारा फायदा। तो अंडरस्टैंड दिस, लेट अस टेक एन एग्जांपल। वापस एग्जांपल से आपको और अच्छे समझाते हैं। ये रखा है, सपोज करो, देखो आपके लिए एग्जांपल यहाँ पे क्यों पेस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने क्या रखा था ना, जो हम पढ़ रहे हैं इसमें बिजनेस लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ हो रही है। बिजनेस लैंग्वेज, बिजनेस कैलकुलेशन बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है ना। तो सपोज करते हैं कलर चेंज करके। ले रखा है, सपोज करो 10% डिवेंचर है, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, और इस पर टैक्स कितना देना है हमें, 30% देना है। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 40,000 रुपये है। तो सबसे पहले हम क्या हटाते हैं इसमें से, इंटरेस्ट हटाते हैं, उसके बाद क्या हटाते हैं इसमें से, टैक्स हटाते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये मैंने आपको रीज़न भी करवा दिया किसका, जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। तो यहाँ पर समझ रखा आपको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है। देखो अर्निंग, इंटरेस्ट आगे है तो सबसे पहले इसको हटा दो, टैक्स बाद में है तो बाद में इसको हटाओ, ठीक है ना। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 40,000, कितना आ रहा है यहाँ पे, 40,000 आ रहा है। उसके बाद 10% आपने इसमें इंटरेस्ट दिया, तो कितना 10% बन रहा है, 10,000 बन रहा है। तो मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ रहा है आप पे, 30,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है। तो अब आपको इसी पे तो टैक्स देना है 30,000 पे, तो आपने 30,000 पे टैक्स दिया तो कितना गया आपका टैक्स, 9,000 रुपये गया, ठीक है। तो जब आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, इसलिए मैंने कहा था आपको टैक्स दिया करना होता है। और कुछ बच्चे गलती किस पे करते हैं देने की, EBIT पे नहीं गलती करते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। तो आपने क्या किया, टैक्स पे किया 30% कितने रुपये पे, 30,000 रुपये पे। आपने टैक्स पे किया 30% किस पे, 30,000 रुपये पे, तो आपको कितना रुपये देना पड़ा, सिर्फ 9,000 रुपये। इफ़ देयर इज़ नो डेट, अब ध्यान से देखो, अगर अब यहाँ पे हमने उधारी नहीं लिया होता तो हमें पूरा टैक्स किस पे देना पड़ता, 40,000 पे टैक्स देना पड़ता, वो भी कितना रुपये, 12,000 रुपये, है ना फ़ायदा। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, हमने कितना टैक्स बचा लिया यहाँ पे, 3,000 रुपये टैक्स बचा लिया। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ एक ही बार में। तो देखो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पे ये समझा था। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि टैक्स रेट क्या था। मैं कहता ना, हमने एग्जाम्पल क्यों पेस्ट कर रखा है यहाँ पे। अगर आप जब डिविडेंड देते हो ना, तो सरकार आपको आती है डिविडेंड के पैसे वो मांगने के लिए, इंटरेस्ट रेट टैक्स दो मेरे को। क्या होता है, जब आप डिविडेंड इशू करोगे तो जब आप पे सब कुछ देने के बाद जो पैसा बचता है, मतलब जब आप बिफोर टैक्स आप दे दोगे तो जो पैसा बचता है गवर्नमेंट उस पर टैक्स मांगती है। पर आप ऐसी कंपनी हो जिसने डेट ही नहीं रेज कर रखा, तो कंपनी आ जाएगी आपके प्रॉफिट पे करने के लिए, जितना भी आपने कमा रखा हो ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो कंपनी वो बैंक वो गवर्नमेंट आके उस पर टैक्स लगा देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने केस जो देखा, उसमें क्या कर रहा है, उस बंदे ने जो उधार ले रखा है, कितना रुपये उधार ले रखा है, 1 लाख उधार ले रखा है।
EBIT कितनी देखो ये, हाँ 10% का डिवेंचर था, ये 10% का कूपन रेट है यहाँ पे, तो इससे नहीं देखना कि 10% क्या है वो, ठीक है ना। कूपन रेट पे तो इंटरेस्ट देते हैं हम, तभी हमने यहाँ पे 10% कोई बच्चे यहाँ पे तो मैं इंटरेस्ट दे नहीं रखा, तो अपने कहाँ से निकाल लिया। तो ये 10% होता है, इसका एक नाम होता है, इसे कहते हैं हम कूपन रेट, ठीक है ना, इसे कहते हैं हम कूपन रेट कहते हैं। और कूपन रेट को ही, कूपन रेट पे हम इंटरेस्ट देते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे कह रहा है ये कि पहले केस में जब उसने क्या करा, 1 लाख रुपये उधार, 1 लाख का डेट था ना उसका, और उसने अर्निंग इंटरेस्ट टैक्स कितना उसका 40,000 रुपये। तो अब उसको क्या देना है, 1 लाख पे 10% देना पड़ेगा। डिवेंचर जब उसने उधार ले रखा किसी से पैसा 1 लाख रुपये, उसे 10% देना पड़ा यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे 10% पे करा, 10,000 रुपये पे करने पड़े उसको। तो अब जो इस पर 30,000 बचे हैं ना, गवर्नमेंट आई है इस पर पैसा मारने के लिए। पर पहले क्या होता, अगर आपने नहीं इशू कर रखा होता 10,000 रुपये, तो गवर्नमेंट आया था इस पर पैसा मारने के लिए। अब जब दोनों पे 30,000 निकालो तो इसका आ रहा है आपके पास 12,000, इसका आ रहा है आपके पास 9,000। तो जो आपने टैक्स कितना बचा लिया इस केस में, आपने उधार के भी मजे ले लिए, प्लस आपने टैक्स भी बचा लिया, कितने हज़ार रुपये, 3,000 रुपये। ये था पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक का टैक्स रेट का, ठीक है। अगला आते हैं रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिससे हमने खेल पढ़ा था हमने पूरा। तो रेट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपने जिस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से आपको कितना पैसा मिल रहा है, उसे कहते हैं रेट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये मानो आपकी कोई बिल्डिंग थी, ये मानो आपकी कोई बिल्डिंग थी यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, और इस बिज़नेस से आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे, तो उसे कहेंगे रेट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इफ़ द ROI रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज़ हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब भाई जहाँ से पैसा लाया वहाँ पे कम में ले गया और ज़्यादा में लगा, ज़्यादा पैसा आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इट कैन चूज़ टू यूज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, मैंने बताया था ना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है कि ऐसा केस होता है जब हम डेट रेस करते हैं और अपने शेयर होल्डर के वेल्थ को भी रेस कर देते हैं। किस केस में, जब ये वाला केस चल रहा होता है कि ROI ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से। बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी याद करना है। जब आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हों जहाँ से आप पैसा लेके आए हों, तो आपको उस टाइम को कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को शॉर्ट में डिफाइन करने के लिए है, जैसे जैसे आप डेट रेस करोगे वैसे वैसे आपका शेयर होल्डर वेल्थ भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। Its ability to use debt is greater. We have already observed in example first that a firm can use more debt to increase its EPS। ये हमने example first मतलब इससे previous वाली वीडियो में कवर कर रखा है। However in example second use of higher debt, मतलब क्या होता है उस एग्जाम्पल में उसको वो 10% में किसी से लेके आया था, और जब उसने जहाँ पे इन्वेस्ट किए ना वहाँ से उस बंदे को सिर्फ कितना मिल रहा है, 6.67, जिसे हमने अराउंड 7% का नाम दिया था, तो इतना मिल रहा है उसे। तो भाई इसमें तो नुकसान कर रहा है, इसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी उसका होना पॉसिबल नहीं है। पर जो फर्स्ट केस हमने पढ़ा था उसमें बंदे को 13.3% मिल रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है, और वो लाया कितने में था, 10% में लाया था। मतलब जो अगर इनके बीच का डिफरेंस निकाले तो जो 3.3% मुनाफा वो कमा रहा है अपना, ये फर्स्ट केस में था। और ये फर्स्ट केस कब बना था, जब ऊपर वाली हमारी फॉलो हुई थी कि जब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो किससे, कॉस्ट ऑफ डेट से। फिफ्थ पढ़ते हैं कैश फ्लो पोजीशन। तो कि देखें यहाँ पे, अ कंपनी हैज़ कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। मतलब नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन अगर आप पे डेली पैसे आ रहे हैं तो आप उसको नॉर्मल कर लोगे ना, आप डेट को झाँकोगे ना आप इक्विटी को की तरफ झाँकोगे। फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट एंड फॉर मीटिंग द डेट सर्विसेज कमिटमेंट। एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है ना। माना आप अगर पैसे लेते हो तो आप पे किस चीज़ का बर्डन आता है, किसी से अगर आपने पैसे लिए तो आपको एक तो उसकी मूल राशि मतलब प्रिंसिपल भी चुकानी है, मूलधन, और प्लस उस पर हर साल जो इंटरेस्ट दे रहे हो, ब्याज दे रहे हो, वो भी देना होगा। तो अगर आपके पास क्या है, ये जो पॉइंट है ना कैश फ्लो पोजीशन, जो रेट ऑन इन्वेस्टमेंट था, और मतलब तो ये सब हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। तो जिस बच्चे की वहीं से बेसिक कवर हो गया है ना, तो उन्हें वो बिल्कुल स्मूथली वो समझ रहे हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो क्या है, हाँ, स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन में मेक डेट फाइनेंसिंग मोर वायबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। इस लाइन का समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको मैं बहुत बार समझा चुका हूँ अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली वीडियो में। मैंने क्वेश्चनों के साथ समझाया इस चीज़ को, मैंने केस स्टडी के साथ समझाया इस चीज़ को। तो आप अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी जाके वीडियो तो उसको ज़रूर देखना, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी टर्म टू बिजनेस स्टडी के नाम से, SFK एजुकेशन पे। तो इस पे आते हैं, क्या रहा है, अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है
माना आप पे कैश फ्लो आज पोजीशन बहुत अच्छा है, आपका एक बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा, आप उससे पैसे कमा रहे हो, तो उस केस में अगर आपको और पैसे की जरूरत होगी तो आप क्या करोगे, उधार ले लोगे, क्योंकि आपके अंदर जब उस टाइम क्षमता है कि आप उसका इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो और उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर सकते हो। कैसे पे कर सकते हो, क्योंकि आप पे पैसे आ तो रहे हैं, आपका कैश फ्लो पोजीशन कैसा है, बहुत अच्छा है। अगर अगले केस की बात करते हैं, इन केस आपका कैश फ्लो पोजीशन बहुत कम है, मतलब आपको लगता है कि यार कभी पैसे आते हैं कभी पैसे नहीं आते, तो उस टाइम आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता भी नहीं पैसे आते नहीं आते हैं, पर आपको हर महीने इंटरेस्ट पे करना है। तो उस केस में आप इक्विटी इशू कर दोगे, मतलब आप भी किसी को अपने साथ मालिक बना लोगे कंपनी का, कि अब चलो दोनों भाई मिल के पैसे देंगे, क्योंकि हमारा कैश फ्लो पोजीशन कैसा है, कम है। तो इससे पूरा क्या समझे हम, अगर कैश तगड़ा है हमारे फर्म का तो हम डेट इशू कर सकते हैं, क्योंकि हम दिक्कतें झेल जाएंगे। इन केस हमारा कैश जो आ रहा है वो कम आ रहा है, तो भाई हम डेट भी क्या लेंगे, कम लेंगे। और डेट कम लेने का मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इक्विटी लेंगे, ठीक है ना, ये बात हो रही है। तो ये हो सकता है, आइदर ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, आइदर वी कैन चूज इट और इट, ठीक है। आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल फॉर एज्यूमिंग रिस्क। मतलब आप जो करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है भाई, कि अगर आप इक्विटी इशू करो तो कितना कॉस्ट मिल सकता है। व्हेन अ कंपनी इंक्रीज डेट, जब कंपनी जगह डेट बढ़ा रही है, जो आपको ईपीएस हो रहा था ना, यहाँ पे उसी की बात कर रहा है, बस वो अलग वर्ड में, ठीक है। तो इंक्रीज डेट, द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी होल्डर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या कह रखा है, तो अगर व्हेन अ कंपनी इंक्रीज डेट, अगर कंपनी डेट बढ़ा रही है तो कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ जाता है, किसका, इक्विटी होल्डर्स का। कॉन्सिक्वेंटली देयर डिजायर रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज, तो क्या होता है, उनका जो डिज़ायर रेट होता है ना वो भी इंक्रीज होने जाता है। देयर फॉर अ कंपनी कैन नॉट यूज डेट बियॉन्ड अ पॉइंट। अब वो बंदा क्या कह रहा है, ऐसी कंपनी में मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो खाली उधार उधार लेकर चल रही है, कभी डूब गई तो हमें हमारे पैसे भी नहीं मिल पाएंगे, तो उनका पैसा लगाने की क्षमता क्या होता है, वो मन उनका कम करता है कि हाँ इसमें पैसे इन्वेस्ट करें, उनका इंटरेस्ट ही लो हो जाता है। इफ डेट If debt is beyond that point, cost of equity may go up sharply and share prices may decrease in spite to increase EPS. Hence, for maximization of shareholder wealth, debt can be used only up to a level. अगर हमें शेयरहोल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है तो हमें उनको सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा कि हाँ भाई खर्चे कम है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, ऐसी कॉस्ट होती है जो हम जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, रेस कर रहे होते हैं फाइनेंस, तो उसमें जितने भी फालतू खर्चे होते हैं, फालतू या बोलेंगे, उसको रेस करने में जितने भी खर्चे आते हैं उसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। देखा है, द फंड रेजिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कोस्ट, ये पढ़ रखा है इसलिए मैं इसको करवाने। कंट्रोल कंसिडरेशन में क्या होता है, इसको बिल्कुल दो चीज़ों में आपको समझा दूंगा कि आपने अगर इक्विटी बढ़ाई, मालिकाना हक बढ़ाया, तो आपकी क्या हो जाएगा, आपका मालिकाना हक कम हो जाएगा, क्योंकि आपने शेयर दिया ना। आप पे अगर एक रोटी है, तो अगर मान लो आप ये एक पूरा एरिया आपका है, ये माना ये पूरा एरिया आपका है, तो आपका क्या है इसमें, आपका अच्छा खासा इस पर कंट्रोल है, ठीक है ना। ये मैंने आर क्यों लिखा यहाँ पे वैसे वापस, कि अगर आपने इक्विटी यहाँ पे, ओ सॉरी यार मतलब रिस्क था उस टाइम में, खुद ही डाउट में आ गया। तो अगर हमने इक्विटी बढ़ाई तो क्या होता है, हमारा रिस्क भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रिस्क क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। अब समझो यहाँ पे, तो उस टाइम यहाँ पे वो लिखना चाह रहा था कि आपका कंट्रोल कंसिडरेशन कम हो जाता है, ठीक है ना, तो मतलब रिस्क बढ़ जाता है। तो इक्विटी अगर आपने बढ़ाई तो क्या केस बन जाएगा, रिस्क भी बढ़ जाएगा। कैसे, वापस आते हैं, ये प्लॉट का हिस्सा आपने खरीदा अकेले से, आप इसको चला रहे हो, तो आप इस पर पेड़ उगाओ, बिल्डिंग बनाओ, प्लॉट बनाओ, जो मर्जी वो करो, आपका हक है इस पर। पर गलती से अगर आपने इसमें अपने एक दोस्त को इतना हिस्सा दे दिया कि चल अब इतना हिस्सा, इतने हिस्से का मालिक तू मेरे दोस्त, ठीक है ना, तो अगर अब आप इस पूरे प्लॉट में कुछ करना चाहें तो आपको सबसे पहले परमिशन कितनी लेनी पड़ेगी, इसकी परमिशन भी लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे प्लॉट में इसका भी हिस्सा बन रहा है। तो आपका रिस्क क्या हो गया, बढ़ गया। रिस्क बढ़ गया कह सकते हैं, या आपका कंट्रोल कंसिडरेशन क्या हो गया, इस पर कम हो गया, जिसे हम कंट्रोल भी कह सकते हैं। जो आपका कंट्रोल है इस पर वो कम हो गया, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो दूसरा इसमें क्या हो सकता है, अगर आपने इक्विटी मतलब कम रख रखी है, ठीक है, कमी रखी है, डेट इशू कर रखे हैं, तो आपका मतलब अच्छा खासा कंट्रोल होता है अपने बिजनेस पे। नाइन्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अगर एक फर्म यूज़ करती है डेट पोटेंशियल द फुल, इट लॉसेस फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू फर्दर डेट, ठीक है। माना उसने पहले से बहुत सारे ब्याज दे रखा है, ब्याज दे रखा है, ब्याज दे रखा है, अभी वो इसका इंटरेस्ट पे करने में उसकी मतलब होंगी बच जाती है, तो वो फिर फर्दर क्यों इशू करेगा, वो बोल रखा है फ्लेक्सिबिलिटी में, बोल रखा है उसने, ठीक है।
अगला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिसे हम कहते हैं ICR। तो बच्चों को EBIT देख के रहोगे, अभी ऐसे हमने कुछ पढ़ा था, तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमने पढ़ा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें ऊपर तो सेम, एक मिनट, अभी हमने पढ़ा था क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या था, EBIT था, ऊपर सेम था, पर बच्चों नीचे इसमें इंटरेस्ट है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट है, पर उसमें क्या था, नीचे टोटल कैपिटल थी। तो डाउट में नहीं आना है कि दो EBIT वाले तो कन्फ्यूज़ हो गए, इसलिए रेशो वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। ये हमारा अलग कॉन्सेप्ट है और ये हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। चलो, तो क्या करता है, इट रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब आपकी जो अर्निंग है इंटरेस्ट और टैक्स की, वो इंटरेस्ट से इसको हम प्रोपोर्शन में रखते हैं इसको, ठीक है ना। लिखा हायर द ICR, देखो हायर द ICR का मतलब क्या है कि आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज़्यादा है। द लोअर शेल बी द रिस्क ऑफ कंपनी, हायर द ISR, द लोअर शेल बी द रिस्क ऑफ द कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट। माना आपने कमाया ही बहुत कम है और ये ज़्यादा हो रहा है नीचे वाला, तो क्या हो सकता है, रिस्क बढ़ा सकता है आपके लिए। हाउएवर दिस रेशियो इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर बिकॉज समटाइम्स अ फर्म में हैव हाई EBIT बट लो कैश बैलेंस। क्या होता है, इससे आपको प्रॉफिट तो दबा के हो रखा है, प्रॉफिट आपके इस बार दबा के रखे हैं, पर आपके सारे पैसे क्या चल रहे हैं, उधार में चल रहे हैं। जो जिस मार्केट में आपके लोग हैं ना, वो खा के बैठे हुए हैं आपके पैसे, तो आपके सारे पैसे उधार में, तो आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, तो ये हो सकता है उस टाइम पे केस आ जाता है। अगला है डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये भी ऐसा छोटा सा ही है, रखा है डेट सर्विस कवरेज रेशियो टेक्स केयर ऑफ द डेफिशिएंसी रेफर्ड टू इन द ICR। क्या होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये केयर करता है डेफिशिएंसी का जो हमारे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में होती है। द कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय द ऑपरेशन, जितना भी कैश प्रॉफिट हम कमाते हैं किसको करके, अपने ऑपरेशन को करके, कंपेयर्ड विद टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ द डेट एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल। मतलब आपने जितना पैसा कमा लिया और अब आपको उसमें से कितना बाहर देना है, उसकी कैलकुलेशन करता है। तो ये कहता है डेट सर्विस कवरेज रेशो कितना है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशो को हम DCR से दिखा रखे हैं, यहाँ पे ले रखा है अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद आप पे कितना था, प्लस आप इंटरेस्ट कितना मिला, नॉन कैश एक्सपेंस कितने हो गए आपके, ठीक है, फिर प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड से, इंटरेस्ट से और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन को आप डिवाइड कर दोगे, तो आप DSCR को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, अ हाइयर DSCR मतलब क्या होता है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, ठीक है, इंडिकेट बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट। क्या इंडिकेट करता है कि अच्छा आपकी जो कैश अगर ये ज़्यादा है, मतलब आपने इस बार ज़्यादा पैसे कमा रखे हैं सबको टैक्स देने के बाद, तो आपको खाली इतना ही तो पे करना है, ये कम होगा, अगर ऊपर वाला 2 है नीचे वाला 1 होगा, तो मतलब अगर दे दोगे पैसे तब भी आप 1 रुपये बचे रहेंगे, ये समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या है, तो देखो आप बहुत बच्चे करेंगे तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि मज़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि सारे फैक्टर लगभग सेम आ जा रहे हैं और सबकी डेफिनेशन भी सेम है, सबकी एक्सप्लेनेशन भी सेम है, बस इसलिए। तो ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, जब राइजिंग को कहते हैं हम, इस पे बुल होता है, इसे बुल भी कहते हैं, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में। तो जब ये बुल पे चल रहा होता है, देखा है स्कैम 1991 हर्षद मेहता, तो जब बुल पे चल रहा होता है, बुलिश फेज, तो मोर पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी, बहुत सारे लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब क्या, डिमांड बढ़ रही है, वापस डिमांड तब बढ़ेगा कब याद करते हैं, डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो देखा जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है, लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के अंदर, तो हायर प्राइस हो जाता है उसका। यूज इक्विटी इज ऑफन प्रेफर बाय कंपनी इन सच अ सिचुएशन, तो कंपनी क्या करती है, हाई प्राइस पे उसको इशू कर देती। हाउ हैविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेस कैपिटल, जब मार्केट डिप्रेशन में चलती है, ठीक है ना, जब मार्केट क्या चल रही होती है, यहाँ पे हमारी डिप्रेस मार्केट चल रही होती है, तो कंपनी करती है, फाइंड करती है रेजिंग ऑफ इक्विटी कैपिटल मोर डिफिकल्ट, क्योंकि अगर उस टाइम माना मार्केट लो चल रही है, तो भाई लोग सब डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके प्राइस गिर जाएंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो लोग, बस ये होता है। तो प्राइस गिर जाएगा, अगर 10 वाली चीज़ कंपनी इस केस में आके 8 रुपये में बेचे, तो कंपनी 2 रुपये का लॉस ही करवा रही है अपना, कंपनी 2 रुपये का अपना लॉस करवा रही है, तो कोई फ़ायदे की बात होना ये। अगला है कैपिटल स्ट्रक्चर अदर कंपनीज। Debt equity ratio of other company in the same industry is a useful guideline for planning the capital structure. However, it should not follow the industry norms blindly. For example, if देखो
अगर आप देख लो ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर किसी और बिजनेस का कि यार वो बंदा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना मस्त है, उसके शेयर होल्डर को फ़ायदा हो रहा है, तो आपको वो चीज़ फॉलो करना चाहिए पर ब्लाइंडली नहीं, आँख बंद करके नहीं कि जैसे उसका फ़ायदा हो रहा कहता हमारा ही फ़ायदा हो जाए। क्यों? एग्जाम्पल देखते हैं। देखा है, इट कैन बिकॉज इन सच अ सिचुएशन ओवर रिस्क विल बी हायर। का तो आप उस पर मान लो पैसे अच्छे खासे, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट ही कम हो, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो तो वो डेट इशू कर रहा है ना। हमने पढ़ा था ना, अगर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी तो हम डेट इशू कर सकते हैं, और आपकी ज़्यादा ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए इस रिस्क हो गई है। अगला है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो एवरी कंपनी ऑपरेट विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द लॉ। वही एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे होते हैं ना, तो ऐसे क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है, इसमें कोई भी कंपनी क्या हो रही है, काम कर रही होती है, अपने फंक्शन को चला रही होती है। फॉर एग्जांपल पब्लिक इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर आर मेड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। आप इंडियन कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, सेबी की गाइडलाइंस हैं, ठीक है ना, जिसके थ्रू किसी कंपनी को हम रेगुलेट करते हैं। आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे आगे जाके, और अगर आप हाई कोर्स परस्यू करते हैं तो रेजिंग फंड फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ अदर नॉर्म्स। अगर आप कहीं से फंड कर रहे हो तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्री चीज़ें पूरी करनी होती हैं, आप ये कंपनी असली में सिचुएटेड है या नहीं है वो दिखाना पड़ता है। हैज़ अ बियरिंग ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ये है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है कि जो आपको रेगुलेट कर रही है उसके भी कुछ आपको चीज़ें कंडीशन फुलफिल करनी होती है। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे हमने एक रिकैप दे रखा है, और रिकैप हम आपको इस वीडियो में नहीं कराएंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और साथ साथ उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब इतना भी जिस बच्चों को समझ ना आया हो तो उसे भी डाउट में नहीं आना है, वो क्या काम करे, बस इसको नोट कर ले, एक बार दोबारा देख ले वीडियो को। अब जब हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन सीरीज़ लेके आने वाले हैं, अब इस चीज़ की, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग 2-3 लेक्चर लाएंगे क्वेश्चन सीरीज़ की, तो उन क्वेश्चन सीरीज़ से वह बच्चा अच्छे से समझ सकता है जिससे अभी समझ में नहीं आया। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्त के बीच में शेयर कर दें कि जिन बच्चों को इस चैप्टर में डिफ़िकल्टी आती है उनके लिए चैप्टर को